गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा और बहुत ही आप इसे लाइक करेंगे क्योंकि ये पहली बार चीज आई है। तो मुझे उम्मीद भी है कि आप इसे अच्छे से वॉच करेंगे, अच्छे से देखेंगे क्योंकि टॉपिक बिल्कुल नया है। ठीक है, जो कि है आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है और ये जो चैप्टर है ये बोर्ड के एग्जाम में काफी अच्छा खासा मार्क्स कैरी करता है और बहुत ही इजी है। यदि हम इसे थोड़ा सा मन लगा के थोड़ा सा कंटिन्यू यदि वॉच करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमें अच्छा खासा मार्क्स दिला सकता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है ना, और मैं तो ये कहूंगा थोड़ा सा ये चूंकि इसके जो कैलकुलेशंस हैं, ऑपरेशंस, वो एक तरह से अल्जेब्रिक है, मतलब अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है वही सब है। जो भी चीजें आप बेसिक चीजें पढ़े हैं बस उन्हीं सब का यूज करना है और थोड़े से कॉन्सेप्ट नए हैं। तो मैं इस टॉपिक में आपको डिस्कस करूंगा कुछ इससे बेसिक चीजें। मैं आप लोगों को आज इसका इंट्रो दूंगा। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सबसे पहले नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग। जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं उनको भी ये चीजें पढ़नी होती है और वहां पे बोला जाता है समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक को बोला जाता है समांतर और प्रोग्रेशन को बोला जाता है श्रेणी। श्रेणी मीन सीरीज एक टाइप का। ठीक है, स्पेशल सीरीज, एक स्पेशल सीरीज बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रोग्रेशन और सीरीज में थोड़ा सा मैं अभी आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि प्रोग्रेशन और सीरीज में क्या डिफरेंट होता है। बिकॉज एवरी सीरीज, जितने भी सीरीज होते हैं, इज नॉट प्रोग्रेशन मीन्स वो सीक्वेंस नहीं हो सकते, है ना, प्रोग्रेशन में नहीं हो सकते। उनका जो सिस्टम होगा, अरेंजमेंट होगा, वो कोई डेफिनेट नहीं होगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये सब सारी चीजें मैं इसमें डिटेल आपसे बात करूंगा। इसके रूल्स क्या है, इसके रिलेटेड फार्मूले क्या हैं, इसके टर्म्स क्या हैं, वो सब सारी चीजें मैं आपसे इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जान लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल सीरीज, एक स्पेशल सीरीज होता है हैविंग ऑल टर्म्स, जिसके सभी टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स मीन्स एक आप जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नंबर्स का सीक्वेंस आपको मैं दे रहा हूं नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट 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 एंड सो ऑन। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आपके पास एक सीरीज है, एक जो सीक्वेंस यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्या है, ये वेल डिफाइंड स्टेप है। वेल डिफाइंड स्टेप मींस 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन। ऐसे ये नहीं कि 1 के बाद 2 आ रहा है तो फिर 5 आ जा रहा है, नहीं। अगर हम नेचुरल नंबर की सीरीज की बात करें तो ऑलवेज वी विल फाइंड 1 आफ्टर दैट 2 आफ्टर दैट 3। ठीक है, हमें हमेशा क्या मिलेगा 1 2 3 4। ये नहीं कि नेचुरल नंबर में आपको अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो 1 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है और इसी वेल डिफाइंड स्टेप को ही हम लोग कह सकते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या होता है, क्यों इसके टर्म्स वेल डिफाइन होते हैं, क्या रीजन है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा। ठीक, इसके पीछे का रीजन क्या, व्हाट रीजन बिहाइंड ऑफ इट, कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये एक सीरीज है, एक क्या है यहाँ पे सीरीज है और एक वेल डिफाइंड स्टेप सीरीज है, वेल डिफाइंड है, इसलिए इसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। बट अगर हम बोलते हैं यहाँ पे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है ना, 4 के बाद 5 है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा ही नंबर रख दिया गया है, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, इसे हम सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, बट ये प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये सीक्वेंस नहीं होगा। बात आ रही समझ में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सीरीज प्रोग्रेशन की। तो प्रोग्रेशन में जो पहला पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसे हम लोग शार्ट में एपी भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपीज। ठीक है ना, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, जब हम लोग जब अपना फार्मूला बनाएंगे, जानते हैं ना, कोई भी फार्मूला बनता है तो उसमें जो भी क्वांटिटी लेट की जाती है वो कोई वेरिएबल लेट की जाती है, कांस्टेंट नहीं लेट की जाती है। तो इसका जो पहला टर्म होगा हम लोग उसे ए से डिनोट कर लेंगे। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से दिखाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे इसे A1 बोला जाता है। ठीक है, या इसी को हम लोग T1 बोलेंगे, टर्म 1।
T for term, 1 means 1. टर्म क्या होता है? टर्म जान लीजिए, the all quantity of the series or progression is called term. जितने भी इसमें क्वांटिटी होती है सभी क्वांटिटी को, हर एक क्वांटिटी को हम लोग टर्म बोलते हैं। ये जैसे ये 1 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये 2 है, ये सेकेंड टर्म है, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म है। ठीक है, मीन्स हर एक प्लेस का जो वैल्यू होता है उसे हम उस प्लेस को टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं बोला कि इस नेचुरल नंबर में जो आपका फिफ्थ टर्म पे कौन सा डिजिट है, तो आप बोलेंगे 5। ठीक है ना, बातें समझ में? या फिर आपके सामने मैं कोई दूसरा सीक्वेंस रखूं, जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, ठीक है, 10। अब यहाँ पे जो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, वो 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है ना। नेक्स्ट क्या है, ये फोर्थ टर्म पे क्या है, 8 है, ठीक है, फिफ्थ टर्म पे 10 है। तो ये क्या है, एक टर्म कहलाता है। टर्म मीन्स द प्लेस, जिस प्लेस पे जिसकी हम बात करेंगे, क्योंकि हमें बोला जाएगा, हमें जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टास्क दिए जाएंगे, हमें जो सम्स दिए जाएंगे, वहां पे आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, ऑफ द गिवन एपी सीरीज। आपके पास एक एपी सीरीज दी जाएगी और उसका पूछा जाएगा 20वां टर्म क्या है ना, 21st टर्म क्या है, 22nd टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है। तो सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इस एपी में कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इसके पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है उसी तरीके से एपी के पार्ट्स होते हैं। तो उस पार्ट में पहला जो पार्ट होता है, फर्स्ट टर्म आता है, फर्स्ट टर्म होता है। उस फर्स्ट टर्म को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं, A1 T1 से या फिर स्मॉल a से। ठीक है, बातें समझ में? इसके बाद जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे सीरीज में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 8, 10, ये सब लिया था ना। तो अब देखिए 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है। मीन्स वी हैव एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन 2 नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 लगातार नंबर्स के बीच में हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, जिसके वजह से ये एक वेल डिफाइंड स्टेप आता है बार बार। उस जो डेफिनिट वैल्यू होता है, जो डिफरेंस होता है बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मीन्स आई मीन टू से दैट कि 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है, कितने का गैप है, 4 या 6 के बीच में जो गैप होता है, 6 या 8 के बीच में जो गैप है, उसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यानी सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या था, फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, T1 या फिर A से। ठीक है ना। अगेन आता है एक नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है मैथ्स इस चैप्टर की, वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है इसको हम लोग डी से दिखाते हैं, डी से। ठीक है, स्मॉल डी। किस चीज से दिखाते हैं, स्मॉल डी से दिखाते हैं। ठीक है ना। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मीन्स कॉमन डिफरेंस इज अ वैल्यू, एक वैल्यू है, वो आता कैसे है, तो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव मतलब नेक्स्ट वाला, जो नेक्स्ट टर्म होगा है ना, बिफोर फर्स्ट टर्म, मतलब उसके जस्ट पहले वाला टर्म। ठीक है ना। जैसे लाइक कह सकते हैं आपके पास कोई सीरीज है, इसमें T1 टर्म है पहला, T2 टर्म है दूसरा, T3 टर्म है, T4 टर्म है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लाना है। तो कॉमन डिफरेंस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D इज इक्वल टू T2 में से T1 को माइनस कर लेंगे, या फिर T3 में से T2 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, कोई है ना, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना। और इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा किसी टर्म को उसके जस्ट बिफोर वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। बताइए समझ में? समझिए आप लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर आएगा समझ में। कॉमन डिफरेंस लाने का फार्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, ये नहीं कि T3 माइनस क्या करेंगे आप, T3 माइनस T1 नहीं करेंगे, T3 के जस्ट पहले T2 आता है, तो T3 माइनस T2 करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। T2 में से T2
माइनस T1 फाइंड आउट करेंगे, टर्म सेकंड से टर्म फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, राइट? समझ में आ रहा? एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आपको माइनस करना है फोर्थ और फिफ्थ टर्म को यूज करके, अगर आपको कॉमन डिफरेंस लाना है तो T5 माइनस T4 फाइंड आउट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। एग्जांपल आपके पास मान लीजिए कोई सीरीज है 1 3, ठीक है ना, द सेट ऑफ द ऑड इंटीजर, जो ऑड इंटीजर्स है उनका सेट 1 3 5 7, मान लीजिए आपके पास ये सीरीज है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके बीच कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस लाने के लिए d इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है। या फिर अगर आप 3 माइनस 1 नहीं कर रहे हैं तो 5 माइनस 3 कर लेंगे, 5 माइनस 3 कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर लेंगे, 7 माइनस 5 कर लेंगे। तो हमेशा वी विल ऑब्टेन, हम लोग पाएंगे यहाँ पे, आप विल गेट ऑलवेज द इक्वल वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस। मींस 3 माइनस 1 मींस 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। आपके पास जो भी वैल्यू रहेंगे वो 2 ही आएंगे हमेशा। इफ योर सीरीज बिलोंग्स टू क्या, एपी, यदि आपकी सीरीज एपी से रिलेटेड है तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है ना। अब एपी समझ लीजिए, अब देखिए एपी का जो डेफिनेशन है उसे हम कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग टू अगर समझे तो वही चीज जो हमने पहले बोला, मींस एपी के जितने भी टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो गैपिंग होता है, गैप जितने का डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, और इसी वजह से हम लोग इसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। मींस आपके पास कभी भी कॉमन डिफरेंस लाना है तो आप क्या करेंगे, वी कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब प्रीसीडिंग टर्म को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से घटा लेते हैं, एक्सेप्ट 1 फर्स्ट टर्म को। प्रीसीडिंग मतलब जैसे आपको देखो T2 को माइनस करना है, किसमें T2 को हम लोग माइनस किए है ना, T1 के हेल्प से ना। मींस T2 के जस्ट प्रीसीडिंग कौन है, उसके पहले प्रीवियस टर्म क्या है उसका, T1 है। तो T2 माइनस T1 फाइंड आउट कर लिए तो कॉमन डिफरेंस आ गया। T3 में से T2 को माइनस किए, यानी T1 है ये T2 था और ये T3 है, ठीक है। तो T2 के जस्ट प्रीसीडिंग मतलब जस्ट बिफोर वाला जो टर्म होता है उसी को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। T3 में से इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस। मींस हमें अगर कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई आवर गिवन सीक्वेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें सीरीज दी गई है तो वो एपी है या नहीं। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन मिल गया और आप लेके उड़ना स्टार्ट कर दिया और अप्लाई कर रहे हो फार्मूला एपी के, पता चला कि आपका आंसर रॉन्ग आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि आपको जो सीक्वेंस दिया गया है वो एपी है या नहीं है। और एपी होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए, ठीक है। बात आई समझ में, कैसे? अब ये नहीं कि एक ही टर्म को माइनस कर लिया और पता चल गया ये एपी है, नहीं, कम से कम मिनिमम 2 टाइम, कम से कम 2 बार आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर आपसे कोई बोले कि फाइंड आउट करो कि ये एक सीरीज कैसी है, एपी सीरीज है या नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे सपोज दैट 1 4, ठीक है, 7 10, ठीक है, डॉट 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 ऐसे दिया गया, आपको एक सीक्वेंस दिया गया और फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है कि बताओ ये एपी है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करोगे और 2 बार, मिनिमम 2 टाइम, ठीक है, 2 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो 4 माइनस 1 और या फिर 7 माइनस 4, 7 के जस्ट प्रीसीडिंग कौन है, 4 है, उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या आएगा, 4 में से 1 माइनस किए 3 मिल गया एंड 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3। तो देख रहे हैं दोनों कंडीशन में हमारे पास कॉमन डिफरेंस इक्वल है, और जब इन बोथ कंडीशन में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं दैट इज बिलोंग्स टू एपी। ये किससे रिलेटेड है, बिलोंग करता है एपी से। क्लियर है ना, कोई डाउट? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ चीजें होती है उसे आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। यहाँ पे जो, क्योंकि इसके बाद जब आप सीनियर क्लास में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में 11 12 और आगे क्लास में, तो आपको वहां पे डिफरेंट टाइप के सीरीज दिए जाएंगे। अभी तो मैं आपको एपी पढ़ा रहा हूँ, आगे जाकर के आपको जीपी मिलेगा, अगेन आपको मिलेगा एचपी मिलेगा। तो ऐसे ढेर सारे सीरीज मिलते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो सीक्वेंस दिया गया ये एपी का है कि किस चीज का है। तो यदि हमें बेसिक नॉलेज मिलेगा तो हम लोग एपी से रिलेटेड
क्वेश्चन रहेगा तो उसके फॉर्मूले यूज करके के हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एचपी का रहेगा तो एचपी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो एपी का यही दो नेचर है कि मेन नेचर ये कि उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। बातें समझ में। चलिए अब अगला जो स्टेप है, मैंने कॉमन डिफरेंस बता दिया, फर्स्ट टर्म बता दिया आपको, फर्स्ट टर्म बता दिया, ठीक है, ये भी हो गया। कॉमन डिफरेंस बता दिया गया, ठीक है, ये भी बता दिया गया। अब आपको जो अगला टर्म है वो बताने में जा रहा हूं। जैसे आपके पास कोई सीरीज दी रहेगी और आपको बोला जाएगा कि चलिए आप इसको हमें फॉर्म करना, नेक्स्ट बनाना। जैसे मैंने आपको दे दिया सपोज दैट कि पहला टर्म मैंने दे दिया कि सपोज करो फर्स्ट टर्म इज 1, पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस मैंने 3 दे दिया। तो चलो आप सीरीज अपना बनाओ। तो फिर उसके लिए क्या करना होता कि वही चीज आपसे अगर मैं बोलूं 1 3 हो गया, ठीक है, और 1 3 इसके बाद 5 हो गया। बताइए अगली सीरीज क्या होगी। तो हमें अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस d होगा तो हम नेक्स्ट सीरीज अपना बना लेंगे। नेक्स्ट सीरीज के जितने टर्म्स है सीरीज के, उसके सारे टर्म्स को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, कोई नया चीज नहीं, वही कॉमन डिफरेंस ही है। मींस हम देख रहे हैं कि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आ गया। अब 5 के बाद अब क्या आएगा, तो इट मींस वही ऐड कर देंगे जो कि कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 2 है। क्या है, 2। 5 में से 3 माइनस कर रहा है तो 2 मिल रहा है, यानी 5 में 2 ऐड कर लेंगे तो अगला क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगेन 9 आ जाएगा, अगेन 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो एक नंबर है ना, न्यूमेरिकल है ना। अब इसी को हम लोग फार्मूले की हेल्प से करें। किसके हेल्प से, फार्मूले की हेल्प से। तो चलिए सपोज दैट कि वी हैव फर्स्ट टर्म इज, मान लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है t1 क्या है, साइड में लिखते हैं t1 इज इक्वल टू a। मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं t1 का वैल्यू a दे रहा हूं और कॉमन डिफरेंस मैं दे रहा हूं आपको, कॉमन डिफरेंस मिल जा रहा है आपको, मान लीजिए d मिल जा रहा है। चलिए अब आप सीरीज बना लीजिए, ठीक है। जैसे अभी 1 दिया था और कॉमन डिफरेंस 2 दिया था, तो 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद आफ्टर दैट 9, आफ्टर दैट 11। तो अब बताइए क्या अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा, है ना, नंबर के अनदर, वहां पे नंबर था यहाँ पे लेटर है, तो क्या हम लोग सीरीज नहीं बना लेंगे, बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। चलिए बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये चीज मेन है, हमें इसी के हेल्प से एक फार्मूला मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास पहला टर्म a है, फर्स्ट टर्म t1 है और कॉमन डिफरेंस आपका क्या था, d था। चलिए सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, तो सेकंड टर्म t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि 1 में जब 2 ऐड कर रहे हैं तभी जाके 3 मिल रहा है। 1 3 5 7 यही आपको बनाना था और आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है ना, a इज इक्वल टू 1 है और d इज इक्वल टू 2 है। चलिए तो क्या बन गया, सेकेंड टर्म आपका बन गया 3, t2 बन गया 3, t3 क्या बन जाएगा। अब t3 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में यानी a प्लस 2, यानी पहले टर्म में 2 ऐड किए हैं, यानी फर्स्ट टर्म में अब फिर से ऐड कर देंगे सेकेंड टर्म में, यानी t2 प्लस फिर से 2 ऐड कर देंगे। और t2 का वैल्यू क्या है, t2 का वैल्यू आपको मिला 3 और प्लस 2 मिला के 5। तो बताइए यहाँ 5 मिल गया, 3 मिल गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया। और अगेन ऐसे ही हम लोग करते चले जाते हैं। यानी t4 अगर लाना होगा तो t4 में t3 में 2 फिर से ऐड कर देंगे, तो अगेन आपको ऐसे सीरीज बन जाएगी। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना हो, सीरीज बनानी हो, ठीक है, लेटर के हेल्प से, a और d के हेल्प से, तो बन जाएगी बिल्कुल। तो फर्स्ट टर्म होगा t1 इज इक्वल टू a, t2 इज इक्वल टू a प्लस d, अगेन t3 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस d। सेकेंड टर्म में अगेन फिर से d ऐड करना है, तो प्लस 1 d और ऐड कर देंगे, मींस हो गया a प्लस 2d, ठीक है। यानी थर्ड टर्म आ गया आपका a प्लस 2d। फिर से हो जाएगा t4 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस, है ना, a प्लस मींस a प्लस यही आया था। थर्ड टर्म में हम लोग फिर से a ऐड करेंगे, तो थर्ड टर्म आपका है a प्लस 2d और अलग से d हमने फिर से ऐड कर दिया, तो ये मिल जाएगा आपके पास a प्लस 3d। ये आपका हो गया t4 टर्म। t5 क्या हो जाएगा, t5 टर्म क्या हो जाएगा, यानी t4 में t4 क्या आया है, a प्लस 3d है, a प्लस 3d में अलग से फिर से d ऐड कर देंगे, तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा a प्लस 4d।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम इसको वॉच करें, अच्छे से देखें थोड़ा ध्यान से, तो हमें कुछ गेन हो रहा है, कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि T1 फर्स्ट टर्म ए था, अब हमें सेकेंड टर्म लाना है, तो फर्स्ट टर्म में ए ऐड कर दी कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म मिल गया। फिर थर्ड टर्म लाना है, तो सेकेंड टर्म जो आ रहा है, जहां तक आप ऐड किए थे, जो आया था उसी में फिर ऐड कर दिए, थर्ड मिल गया। अब फोर्थ लाना है, तो नेक्स्ट थर्ड टर्म में फिर से ऐड कर देंगे, तो फोर्थ मिल जाएगा। फोर्थ आ गया, फिफ्थ लाना है, तो फोर्थ में फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए क्या है, सीट पे बैठे हैं, बेंच पे, और आपका पहला जो कॉलम है, पहले कॉलम में ऐसे बैठो, किसी स्टूडेंट को क्या करना, बार बार कोई चीज हैंड ओवर करना, तो मैं एक को हैंड ओवर कर दूंगा। अब ये डस्टर पीछे तक ले जाना है, इस डस्टर को पीछे तक ले जाना है, तो यदि हम फर्स्ट सीट के पहले स्टूडेंट को दे दूंगा, वो पीछे वाले को हैंड ओवर कर देगा, वो उसको कर देगा, वो उसको कर देगा, और करते करते ये डस्टर क्या होगा, लास्ट तक पहुंच जाएगा ना। उसी तरीके से कहने का मतलब, अब मुझे ये नहीं है कि फिर से a प्लस 2d प्लस d फिर से ऐड करना, नहीं। आपके पास T1 है, ठीक है, T1a है। अब T2 लाने के लिए पहले टर्म में d ऐड कर दिया, T3 है, तो आपके पास T2 मिला था, T2 में अलग से d ऐड कर दिए, ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए क्या हुआ, T4 लाना है, तो T3 में क्या ऐड कर देंगे, फिर से अलग से d ऐड कर देंगे। T3 मिला था आपके पास, इसमें d ऐड कर देंगे, तो a प्लस 3d मिल गया। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कैसे होते हैं, कभी कभी रॉन्ग कर देते हैं, सोचते हैं T3 दिया है, तो वो क्या करते हैं, रिजल्ट को कुछ ऐसा समझ जाते हैं, अपने आंसर को a प्लस 3d समझ जाते हैं कि यहाँ T3 दिया तो a प्लस 3d कर देंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। T3 है तो a प्लस 2d, T4 है तो a प्लस 3d, यानी एक कम जो टर्म पूछा जा रहा है उससे एक कम डिजिट d के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे T5 बोला गया, तो T5 में a प्लस 5d नहीं, 5 माइनस 1d, एक कम। अब उसी के एक कम के ही लॉजिक से हम एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों 1 एक कम करेंगे। अब आपसे मैं बोल रहा हूं कि ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करते चले जाएंगे, T4 T5 T6 T7 डॉट 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 ऐसे एंड सो ऑन, Tn पता ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, कोई सीरीज होगी, इसका कोई लास्ट टर्म होगा ना, जैसे कहने का मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते 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 लास्ट में कोई टर्म होगा, तो लास्ट टर्म को हम लोग n से दिखाते हैं, Tn, T5 नहीं, पांचवा हो जाएगा, Tn लिखाएंगे, यानी nth टर्म, लास्ट में मान लो n टर्म है, तो n टर्म को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो डॉट 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 ऐसे ऐसे बीच में मान लो, ठीक है। अब मुझे Tn लाना है, तो Tn लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म आपके पास a मिला है, ऐड कर दिए, कितना ऐड किए, जितना बोला जा रहा उसका एक कम, तो क्या बोला गया, n में से 1 घटा लो, 1 में से 1 माइनस कर लो और इंटू d कर दो। देखो जैसे यहाँ पे इसको ऐसे समझिएगा। अब T5 टर्म में तो a प्लस 4d कैसे मिला, तो T5 लाने के लिए आपने किया क्या, T5 लाने के लिए आपने क्या किया कि a प्लस 5 है, 4d लाना है आंसर में, तो 5 माइनस 1 इंटू डी कर दिया आपने, क्या कर दिया, 5 माइनस 1 इंटू डी, और जब माइनस माइनस कर दिए, कैलकुलेट कर दिए इसको, तो a प्लस 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 मिलेगा, 4 हो गया, 4d आ गया, क्या गया, 4d आ गया। तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया ना, T5 लाने के लिए a प्लस 4d कर दिए, राइट, समझ में आ गया। अब उसी तरीके से सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाएगा वी हैव टू कैलकुलेट Tn, अगर हमें Tn को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, यानी जितना पूछा जा रहा है उसका एक कम करके इंटू डी। T3 बोला गया तो a प्लस 3 में से 1 कम कर दो और इंटू डी, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 इंटू डी, तो 2d सीधे आ गया, समझ में आ गया। तो ये एक फार्मूला हो गया, क्या हो गया, ये फार्मूला, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला, ये सब फार्मूले तरह से, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एपी, है ना। ये क्या है, एक एपी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी पे हम लोगों को क्वेश्चंस करना होगा, और ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, समझिए। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, आप इसको लिख सकते हैं, है ना। ये Tn टर्म है, इसी को हम लोग कह सकते हैं An, ठीक है, क्योंकि हम इसे a भी बोलते थे ना, A1 बोलते थे फर्स्ट टर्म, सेकेंड A2
है ना, A3 बोलते थे, उसी तरीके से AN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझिएगा बात आप लोग। मैं फार्मूला बता रहा हूं, क्योंकि एक बार अगर फार्मूला आपको समझ में आ गया तो आप लोग क्वेश्चंस को यूं उड़ाओगे और मारोगे। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन मार देंगे। यदि आप क्वेश्चन रटना स्टार्ट करेंगे तो एक भी नहीं आएगा। समझिए बात को, एकदम बिल्कुल लॉजिक वे में समझिए। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि चलिए अब 17th टर्म लाइए, 17वां T17 लाना है, तो आप क्या करेंगे? A प्लस, ठीक है, 17 टर्म लाना है। तो 17 टर्म लाने के लिए या तो आप क्या करिए, लास्ट फार्मूले का यूज करिए जो Tn वाला आया था, या फिर आप सीधा चलिए 16D कर दीजिए। 16D क्यों? क्योंकि 16D बोले तो हो गया, 16D इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बोला था जितना पूछा जाएगा उसका एक कम। तो 17 से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 16 मिला, और 16 का मल्टीप्लाई कर दिया D से, तो ये आपका 17th टर्म हो गया। ये इफ अगर आपसे T21 टर्म पूछा जा रहा है, 21वां टर्म पूछा जा रहा है किसी एपी का, 21वां टर्म 21वें नंबर पे कौन होगा, 21वें रोल नंबर पे कौन सा स्टूडेंट बैठा है, तो वो चीज फाइंड आउट करना होगा। तो ऐसे आप नहीं बता पाएंगे कि 21वें नंबर पे कौन स्टूडेंट बैठा है जब तक उसे देखेंगे नहीं। कहने का मतलब एक सीक्वेंस दिया गया, और सीक्वेंस आपकी वेल डिफाइंड सीक्वेंस है, मींस तो एपी में है तो हम उसका 20वां 25वां 30वां जितने भी होंगे, जो भी टर्म्स हमसे पूछा जाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कह सकते हैं यह एक चैप्टर एक तरीके से कर लो, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो रीजनिंग टाइप का है। ठीक है, मैं आगे आपको और जो एक्सरसाइज आएगा वहां पे मैं ये बताऊंगा कि कैलकुलेट करो कि द सम ऑफ द ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से लेके 100 के बीच में जितने ऑड इंटीजर्स है सबका सम फाइंड आउट करो। अब ऐड करेंगे कि 1 3 1 + 3 + 5 ऐसे करेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग के पास सब मेथड है। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैलकुलेट द ऑल ऑड इंटीजर्स या इवन इंटीजर बिटवीन 1 to 1000। अब 1 से लेके 1000 के बीच में जितने भी क्या है ऑड इंटीजर्स है सबका सम फाइंड करो, सबका मतलब कैलकुलेट करके ऐड करके बता करो कि कुल कितना वैल्यू आएगा। या फिर बोला जाएगा कि सम ऑफ द ऑल इवन नंबर्स, सभी इवन नंबर्स को कैलकुलेट करो। या फिर आपको ऐसे बोला जाएगा कि फाइंड आउट द सम ऑफ all numbers which is completely divisible by 7 between 1 to 1000। एक से लेके 1000 के बीच में वो सारे नंबर का सम बताइए जो 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 + 14 + 21 + 20 28 ऐसे करेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा ना। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से इजी वे में कर लेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को यही सब पढ़ना है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बस थोड़ा सा आप, मैं फार्मूले को बताने में इसलिए थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं ताकि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो 21 टर्म अगर पूछा गया तो या तो आप फार्मूले का यूज कर लो या तो डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट बोले तो A + 20D कर दीजिए, या अगर फार्मूले का यूज करते हैं, फार्मूला क्या है, Tn है। फार्मूला क्या आपके पास, फार्मूला अभी आपको मिला, ठीक है, Tn = A + n - 1 × D। आपसे पूछा क्या गया, ये आपका फार्मूला है और आपसे पूछा जा रहा है 21st टर्म। क्या पूछा जा रहा है, 21st टर्म पूछा जा रहा है। तो करेंगे क्या, Tn, n मतलब n मीन्स जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे पूछा जा रहा है। तो n मीन्स 21 पूछा जा रहा है, तो Tn के प्लेस पे कर देंगे 21 = A के प्लेस पे A रहेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा A का वैल्यू, प्लस n के प्लेस पे फिर से 21 करेंगे, 21 - 1 × D हो गया। और इसको कैलकुलेट कर देंगे, T21 क्या हो जाएगा, A का A कर दिए और 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, 20 मिल गया × D। देखिए तब भी वही चीज मिला कि नहीं मिला। तो दोनों केस में आपके पास चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है। आप ये वाला यूज कर लो चाहे ये वाला, फार्मूले से करेंगे तब भी वही आएगा। अगर आपको डायरेक्ट मालूम है, डायरेक्ट मालूम मतलब जो भी टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है आप उसमें से एक कम करके D के साथ ज्वाइन कर दो, D के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है। अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी सीरीज में कोई भी टर्म्स अगर आपसे पूछा जाए, किसी भी सीरीज का, अगर आपके पास सीरीज एपी से रिलेटेड है और आपसे बोला जाए कि m - 1 टर्म फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करना हमको, m - 1 टर्म,
ये फाइंड आउट करना है, ये वाला टर्म फाइंड आउट करना, कुछ नहीं, बहुत ही इजी है, डरिए मत। m-1 m-1 को देख के डर मत जाइए, इतना लंबा आप कैसे करें, नहीं। t यानी ये टर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो t m-1 हो गया इज इक्वल टू a प्लस n-1 है फार्मूले में, तो n-1 मीन्स n के बदले क्या हो जाएगा m-1, जो पूछा जा रहा है वही n का वैल्यू होता है, यानी n का वैल्यू यही है m-1। अब m-1 और माइनस n-1 होता है फार्मूले में n-1, तो n के प्लेस पे ये हो गया और ये अलग से -1 कर दिया, ठीक है। n-1 इंटू डी लगा दिया, इंटू डी लगा दिया, क्लियर है, समझ में आ रहा है, इंटू डी हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे एक्सपेंड कर दीजिए, a प्लस ये प्लस बाहर आएगा और ये माइनस के माइनस मिलकर क्या हो गया, कंबाइन हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपके पास m-2 इंटू डी। तो ये आपका फार्मूला हो गया, यानी t m-1 इज इक्वल टू ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली डायरेक्ट वहां पे भी हो जाएगा। अगर m-1 पूछा जा रहा है तो उस वक्त भी हम लोग क्या करेंगे कि, ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, a बस आपको याद है कि a होता है प्लस होता है और n-1 इंटू डी होता है, मीन्स एक कम, जितना पूछा जा रहा है उसका एक कम कर दो, तो पूछा गया है m-1 और उसमें से एक और माइनस कर दो, -1 और इंटू डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए तब भी वही बन गया, मीन्स a प्लस m-1 मीन्स m-2 हो गया इंटू डी, तब भी देखिए आपका वैल्यू वही आया, जो वैल्यू हम लोग फार्मूले से फाइंड आउट किए वही वैल्यू डायरेक्ट भी कर लिए। तो अगर आपको डायरेक्ट की स्टेप पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यदि नहीं है तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग को, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 4 एग्जांपल ले रहा हूँ क्वेश्चन लेकर के, जैसे मैं इसी में आपको सारी चीजें बता दूंगा। सपोज दैट 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 2 5, आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, नो मैटर, ठीक है। 2 हो गया, 5 हो गया और 2 5 3 के बाद 8 आएगा, क्योंकि हम 3 का गैप ले रहे हैं, 2 में 3 ऐड किए 5 में 3 ऐड किए 8 आ गया, ठीक है। माइनस भी कर सकते हैं, 2 में से आप -3 भी कर सकते हो, तो आपकी जो सीरीज मिलेगी, सीक्वेंस मिलेगा, वो माइनस में आने लगेगा, ठीक है। बस कॉमन डिफरेंस का ध्यान देना, मीन्स कॉमन डिफरेंस आइदर निगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया और डॉट 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 ऐसे कोई वैल्यू दे दिया है, ठीक है, बात है समझ में। और ऐसे वैल्यू दे दिया गया और बोला जाए कि इसका 15th टर्म पता करो, 15वां टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास a का वैल्यू मिला 2, पहले जान लेंगे, सेम्स a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू मिल जाएगा, d कैसे लाएंगे, 5 - 2 या फिर 8 - 5, ये भी ला देंगे, देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे कि जागरूकता, जागो ग्राहक जागो, 8 - 5 कर लेंगे, तो इन दोनों की कंडीशन में देखिए हमको 3 ही मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 3 - 3 ना आए, ये तो मामला फेल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर ये 3 आया तो सब 3 आना चाहिए, -3 है तो सब -3 आना चाहिए, साइन हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 मिल गया। अब हमें बोला जा रहा है क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है T15 फाइंड आउट करना है, T15 फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। तो सो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं, सो T15 मींस Tn, डायरेक्ट फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, याद रख लीजिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। या तो ये करो या तो डायरेक्ट a प्लस 14d, a प्लस 14d, a प्लस 14d, चाहे जैसे भी कर सकते हैं। तो क्या करेगा, a है, यहाँ पे फार्मूला है, a के बदले a, मतलब आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, पहले फार्मूला लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो 2 4 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, ठीक है। अब आपको इसी को वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो T15 इज इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है, 2 प्लस n क्या फाइंड आउट करना है, n मींस 15, n मींस 15 हो गया और -1 इंटू डी, बोले तो क्या है, d बोले तो क्या है, 3 है, 3 मैंने कर दिया, ठीक है, 3 मैंने कर दिया। अब हो जाएगा T15 इज इक्वल टू आपके पास हो गया 2 प्लस
15 में से 1 माइनस कर लेंगे 14 मिलेगा और 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 3, 14 मल्टीप्लाई 3 हो गया। 2 प्लस 14 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 48, ठीक है, नहीं 42, सॉरी 42 हो गया। और इसको 42 को 2 में ऐड कर देंगे तो 44। यानी पहले प्लेस पे क्या है, फर्स्ट प्लेस पे क्या है, पहले स्थान पे क्या है 2 है, दूसरे पर 8 5 है, तीसरे पे 8 है, चौथे पे क्या है 11 है। ऐसे करते करते 15वें नंबर पे कौन होगा नंबर, 15वें नंबर पे कौन नंबर होगा तो 44 होगा। देख लिए ना, ऐसे ही करते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी सुराग होगा, सुराग मतलब थोड़ा सा भी अगर आप हिंट पा गए तो आप पूरी सीक्वेंस को, पूरी सीरीज को ही बना डालेंगे, मतलब वेल डिफाइंड पता कर लेंगे कि उस नंबर पे कौन है, 100वें नंबर पे कौन बैठा है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप कुछ भी फाइंड आउट कर लो, आपसे बोला जाएगा कि 30 प्लेस पे कौन है पता कर लो। अब वहां पे जाके देखना नहीं होगा, आपके पास फार्मूला है, ए है, डी है और फार्मूला है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉमन फॉर्म, कॉमन जो फॉर्मेट है एपी का वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पता है तो आप पूरे सीरीज के जितने भी मेंबर्स है, जितने भी मेंबर्स बोले तो जितने टर्म्स है, सारे टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे और वहां पे जो भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।